नमस्कार। आज हम श्रृंखला समवायता चेन आइसोमेरेज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान सुनेंगे, श्रृंखला समवायता होता क्या है। तो इस प्रकार की समवायता में समवयव यौगिक एक ही सजातीय श्रेणी के होते हैं, किंतु इनकी जो कार्बन श्रृंखला की रचना है वो भिन्न होती है, अर्थात इनमें कार्बन परमाणु सीधी या शाखायुक्त श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। जैसे इसमें ब्यूटेन के दो प्रकार के ब्यूटेन या नॉर्मल तथा आइसोब्यूटेन को प्रदर्शित करता है, जो क्रमशः सीधी व शाखायुक्त श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन है, तो एक N ब्यूटेन जो सीधी श्रृंखला है, एक शाखायुक्त श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। ये श्रृंखला समवायता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन, ठीक है। CH3 यहाँ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, C4H10 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है, तो ये एक सीधी श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है। फिर आइसोब्यूटेन यहाँ पर देखेंगे, कार्बन CH3 सिंगल बंध से CH और ये जो सिंगल बंध CH है उससे एक शाखा है CH3 का, तो हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या 4 है इसमें। ये आइसोब्यूटेन है, तो ये कार्बन है जो सीधी या श्रृंखला जो शाखायुक्त श्रृंखला से व्यवस्थित होते हैं, तो ये श्रृंखला समवाय को प्रदर्शित कर रहा है या श्रृंखला समवायता को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता क्या है, इसको जानेंगे। क्रियात्मक समूह क्या है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक क्रिया में अपनी निश्चित पहचान दर्शाता है और यौगिक के रासायनिक व्यवहार का निर्माण करता है या निर्धारण करता है, ये क्रियात्मक समूह या लक्षणिक समूह कहलाता है। परिभाषा एक बार ध्यान से और सुनेंगे, समझेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के अणु होता है, उसमें उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक क्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है और यौगिक के रासायनिक व्यवहार का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह या लक्षणिक समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे एल्कोहल वर्ग के यौगिकों के गुण उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह, जैसे ये OH है, ये हाइड्रोक्सिल समूह को दर्शाता है, OH, ठीक है, एल्कोहल का। इसी प्रकार इसमें क्या है, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल के कारण और एल्डिहाइड वर्ग के यौगिकों के गुण उसमें उपस्थित एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के गुण के कारण, एल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड है। अब यहाँ हम देखते हैं उदाहरण में कार्बन है, उससे सिंगल बंध से हाइड्रोजन 1 2 3 ये हाइड्रोजन जुड़ा है, उससे OH समूह जुड़ा है, तो ये OH जो समूह है इसका हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, अल्कोहल है, यानी OH जहां जुड़ा है उसका क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सी होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कार्बन के साथ सिंगल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके बाद सिंगल बंध से C डबल बॉन्ड O सिंगल बंध H, यानी CHO जुड़ा है, यानी ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। तो ये क्रियात्मक समूह यदि जिस कार्बन से इसके साथ यदि CHO जुड़ा है तो उसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं प्रमुख क्रियात्मक समूह। प्रमुख क्रियात्मक समूह में आपको एक टेबल जो बनाया गया है, उसमें पहला जो भाग है क्रियात्मक समूह, दूसरा भाग मिलेगा सूत्र, तीसरा भाग में उदाहरण और ये वाले भाग में उसको सूत्र मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह यदि सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है तो सूत्र सिंगल बंध से, जैसे उदाहरण में एल्केन देखते हैं, एल्केन का R सिंगल बंध H, ठीक है। इसी प्रकार द्विबंध में उसका सूत्र है, ये द्विबंध के लिए इस कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है, यह एल्किन समूह आता है, इसका जो सूत्र है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एल्किन समूह के लिए हो जाता है। इसी प्रकार त्रिबंध में कार्बन ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ है, ये एल्काइल समूह, इसका उदाहरण है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये त्रिबंध के लिए है, ये एल्काइल है इसका उदाहरण। हैलाइड में जो हैलोजन तत्व आते हैं
उसमें जैसे X जो दिया है हैलोजन, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें देखते हैं मेथिल क्लोराइड का CH3Cl, एक ये हैलाइड है मेथिल क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोक्सिल समूह में OH यानी जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक समूह है ये हाइड्रोक्सिल समूह है। तो इसमें मेथिल अल्कोहल का सूत्र आपको मिलेगा CH3OH, ये हाइड्रोक्सिल समूह है। जितने भी OH इस समूह से जुड़ा यौगिक में जुड़ा रहेगा वहां हाइड्रोक्सिल वो यौगिक कहलाएगा, उस पदार्थ रहेगा। ईथर में ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जैसे डाइमेथिल ईथर के लिए CH3OCH O हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो देखते हैं ईथर के बाद ईथर में ये अलग आएगा, ईथर का आएगा हमारी मेथिल ईथर का CH3OCH3 हो जाएगा। इसी प्रकार एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर बंध है, उसके बाद CHO, ये एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड में जैसे एसिड एल्डिहाइड के लिए रहेगा यहाँ हो जाएगा CH3CHO हो जाएगा, ये एसिड एल्डिहाइड है। इसी प्रकार दूसरा है कीटोनिक समूह में कार्बन और ऑक्सीजन, ये इसके बीच में डबल बंध है, ये एसीटोन में है CH3COCH3, ये एसीटोन है। तो इस प्रकार से प्रमुख जो क्रियात्मक समूह है। इसके अलावा अन्य भी जो क्रियात्मक समूह है जिसके बारे में देखते हैं। कीटोन के बाद है कार्बोक्सिलिक में ये सिंगल बॉन्ड में COOH जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह है। एसिटिक अम्ल है, इसका CH3 COOH इसका सूत्र है। इसी प्रकार एस्टर में COOR है, इसमें एथिल एसीटेट जैसे बनता है CH3 COOH C2H5 हो जाएगा। इसी प्रकार एमिनो में हो जाएगा NH2, ठीक है। एथिलेमिन के लिए हो जाएगा इसको C2H5 NH2 हो जाएगा। इसी प्रकार एमिडो के लिए CONH2, ये एसिटामाइड के लिए हो जाएगा, एथिलेमिन का है ये, सॉरी एसिटामाइड है ये एथिल एमिन का हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो एमिनो समूह के लिए हम देख रहे थे, एमिनो में NH2 एथिलेमिन CH2H5 NH2, उसके बाद एमिडो समूह के लिए CONH2 एसिटामाइड CH3CONH2 है। इसी प्रकार नाइट्रो के लिए NO2 हो जाएगा, नाइट्रो एथेन आ जाएगा, इसके लिए C2H5NO2 होगा। इसी प्रकार साइनाइड के लिए C≡N मेथिल साइनाइड, इसके लिए CH3CN होगा। आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड में इसमें आ जाता है N डबल बॉन्ड, ये अभिक्रिया की ओर निशान है C। एथिल आइसोनामाइड C2H5NC, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नाम से ही है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। यानी जो हाइड्रोकार्बन है कि सरल कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम उसमें अंतर देख लेते हैं, वहां समझ आ जाएगा कि इनमें कार्बन परमाणुओं की सभी संयोजकताएं पूर्ण संतुष्ट होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं पूर्ण संतुष्ट नहीं रहती। दूसरा है संतृप्त में, इसमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसमें कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तीसरा है ये स्थायी होते हैं एवं कम क्रियाशील होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये कम स्थायी एवं क्रियाशील होते हैं। चौथा है संतृप्त में ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, असंतृप्त में क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रिया न देकर योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो इस प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अंतर भी हुआ और समझ में हमको आया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम देख लेते हैं उदाहरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में CH4 है, ये सिंगल आबंध से जुड़े हुए हैं, मेथेन है, ठीक है, CH4। इसी प्रकार यदि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण देखें
तो उसमें इस प्रकार द्विबंध या त्रिबंध जो बताया गया था उसमें जैसे एथिलीन का देखते हैं, एथिलीन है ये एथिलीन, ये हो जाएगा C2H4, तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल आवन से इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। हाइड्रोजन जो है वो इसमें CH4 है, तो सिंगल सिंगल आवन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक असंतृप्ता हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे IUPAC में नामकरण के नियम। तो केमिस्ट्री में क्या है कि IUPAC पद्धति के अंतर्गत उस यौगिक पदार्थ का नामकरण किया जाता है। IUPAC का जो फुल नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें कुछ नियम है। IUPAC जो प्रणाली है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो इसमें कुछ यौगिक का जैसे नामकरण करना है, तो इसमें पहला जो नियम है, यौगिकों का नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को लिया जाता है। दूसरा है, इस श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के ऊपर एक सिरे से दूसरे या एक सिरे से उसके दूसरे सिरे तक अरेबिक संख्याओं जैसे 1, 2, 3 आदि में लिख दिया जाता है और पार्श्व श्रृंखलाओं को उनके स्थान की संख्याओं के द्वारा प्रकट करते हैं। ठीक है, जो IUPAC पद्धति है उसमें नामकरण के लिए जो नियम देखे हैं उसमें तीसरा नियम है, संख्या देने का क्रम उसी सिरे से प्रारंभ किया जाता है जिस सिरे से पार्श्व श्रृंखला सबसे निकट होती है। चौथा नियम है, विभिन्न जो प्रतिस्थापितों को उनके पूर्व संलग्नों के अक्षरों के क्रम में लिखते हैं। और पांचवा नियम है, मूल समूह के स्थान को अन्य प्रतिस्थापित समूह के ऊपर वरीयता दी जाती है, वहां पर उसको लिखा जाता है। ये आप IUPAC पद्धति में नामकरण के नियम को ध्यान में रखेंगे और यदि क्वेश्चन आता है तो इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अणुसूत्र ज्ञात करना। तो अणुसूत्र यदि ज्ञात करना है किसी यौगिक का या पदार्थ का, तो किसी यौगिक का अणुसूत्र निकालने के लिए पहले उस यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं, फिर उस कार्बनिक यौगिकों का अणुभार ज्ञात करते हैं। अणुभार में जो मूलानुपाती सूत्र भार का भाग देकर n का मान ज्ञात किया जाता है। अब मूलानुपाती सूत्र को n मान से गुणा करने पर अणु का जो अणुसूत्र है वो निकाला जा सकता है या निकाला जाता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के जो अणुभार निकालने होते हैं उसके लिए जैसे अणुभार कैसे निकालते हैं कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो निर्देश देती है कि उसका एक अणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। अर्थात पदार्थ का अणुभार है, पदार्थ के एक अणुभार बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु भार, यानी उससे कितना भारी है, ये उसका डिवाइड है। अथवा किसी यौगिक के अणुसूत्र में कितने परमाणु होते हैं उनके परमाणु भारों को जोड़कर भी उस यौगिक का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है CH2O। तो यहाँ देखते हैं कार्बन का जो परमाणु संख्या है 6 है, इसका जो इसके आणविक संख्या जो है वो क्या है 12 है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना है 1, तो यहाँ 1 और क्या लगा है उसमें 2, तो 1 ये प्लस करेंगे। कार्बन का 12 धन ब्रैकेट में लेंगे इसको हाइड्रोजन को 1 गुणा 2 H2 है, ब्रैकेट बंद करेंगे। धन ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का 8 है, तो 8 उसके आणविक संख्या 16 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 8 है। तो फिर इसको हम जोड़ेंगे, क्या आएगा 12 2 1 है ना, और फिर हो जाएगा 12 धन 2 धन 16, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणुसूत्र है वो क्या होगा 30 होगा। ठीक है, इस प्रकार से उसका अणुभार है उसको ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का अणुभार कितना हो गया 30 हो गया, क्योंकि कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2 है, क्योंकि H2 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 तो 14 और 16 30। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणुभार है वो 30 है।